हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, एक्चुअल में जो वेन डायग्राम है वो हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इस लेक्चर का मतलब इस चैप्टर का मात्र एक ही लेक्चर होगा, क्योंकि एक लेक्चर में इतना कुछ आप सीख सकते हैं कि आपको और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि काफ़ी ईजी ये चैप्टर है। और हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपके आसपास आपके जो जनरल नॉलेज है, मतलब आप जो जानते हैं या इस दुनिया को जिस तरीके से आप देखते हैं उस पर बेस है। ठीक है, उस पर आधारित है। मतलब आप जितने अच्छे से चीज़ों को समझते हैं उनको आप डायग्राम के थ्रू देख पाते हैं या नहीं, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को देखेंगे। इसमें कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन हम टोटल कंप्लीट करने वाले हैं। और इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, इसमें सबसे पहले तो डायग्राम वाले क्वेश्चन होंगे वो हम देखेंगे, और उसके बाद डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। तो इतना कर लेते हैं तो बाकी अदर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं या फिर टेस्ट पेपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं अपन सभी। ठीक है, कि किस प्रकार से इसे सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार से देखा जाता है। उसके बाद मोस्टली इसमें 10 से 12 प्रकार के डायग्राम बनते हैं और इन्हीं डायग्राम के आधार पर आज तक क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और हम बात भी करें तो जो भी क्वेश्चन अभी बने हैं मोस्टली, ठीक है, वो सब के सब कुछ ना कुछ मैचिंग ही मैचिंग बने, मतलब नया यहाँ देखने को बहुत कम ही मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो हम एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि यहाँ पर चांदी, सोना और लोहा, आप सभी जानते हैं कि चांदी जो है ये भी अपने आप में एक धातु है, सोना भी अपने आप में धातु है और लोहा भी अपने आप में धातु है। कहने का मतलब कि अगर मैं इन्हें बताना चाहूँ या देखना चाहूँ, सोना, चांदी और लोहा तीनों अपने आप में सेपरेट है, तो हम चांदी का अलग डायग्राम हो जाएगा, सोना का अलग डायग्राम हो जाएगा, लोहा का अलग डायग्राम हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं। परंतु वहीं पर अगर हम बात कर देते कि सेकेंड, ठीक है, मिनट और दिन, ठीक है, यहाँ अगर हम तीनों चीज़ों को अच्छे से देखें तो हम ये जानते हैं कि मिनट भी जो सेकंड है वो भी अपने आप में एक टाइम को रिप्रेजेंट कराता है, टाइम दिखाता है। मिनट भी टाइम को रिप्रेजेंट करता है और दिन भी टाइम को बताता है। एक दिन मतलब 24 घंटे हो चुके हैं, पूरा का पूरा 24 घंटे का सर्कल पूरा हो चुका है। तो हम ये बोल सकते हैं कि तीनों की तीनों यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट है। तो सेकंड से मिलने के बाद क्या बनता है, मिनट। तो जो सेकंड है यहाँ पर आ जाएगा क्या, सेकंड, और सेकंड से मिलने के बाद क्या आ जाएगा, मिनट। ठीक है, और मिनटों के मिलने से क्या बन चुका होता है, तो दिन बन चुका है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। जो दिन होगा ये टाइम की बड़ी यूनिट हो गई, तो इससे छोटी यूनिट इसके अंतर्गत आएगी, मतलब कौन, मिनट, और मिनट के अंतर्गत आएगा कौन, सेकंड। अगर मैं यहाँ घंटे भी बोल देता तो मिनट के बाहर क्या आता, घंटे आता। इसका मतलब जहाँ पर हमको 3 से 4 नाम दिए होंगे, उन 3 से 4 नामों को हम किस प्रकार के डायग्राम में एडजस्ट कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने 2 छोटे से एग्जाम्पल देखे। बाकी यहाँ पर जो 1 से लेकर 10 तक मैंने जो लिख रखे हैं नाम, इसमें हर एक में अलग अलग प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो हम यहाँ सोचना सीखेंगे और उसके बाद हम इसमें समथिंग 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 30 और 10 ये समथिंग 40 से 45 क्वेश्चन हो जाएंगे और इतने में आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अगर आपको आता भी होगा तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिख रखा है कि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और बहुत आसानी से जल्दी जल्दी आप सीख जाएं, तो डॉक्टर, इंजीनियर और वकील है। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं पहले कि अगर आपके पास पुस्तक है तो अच्छी बात है, नहीं तो टेलीग्राम पे, ठीक है, हमारा ग्रुप है, ठीक है, स्टडी वायर के नाम से, जिस नाम से चैनल है अपना यूट्यूब पर, इसी नाम से स्टडी वायर के नाम से सेम स्पेलिंग डालना, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैं इसकी PDF सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पिछले चैप्टरों की भी और आने वाले चैप्टरों की भी। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर और वकील। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डॉक्टर अपने आप में एक पेशा है, एक प्रोफेशनल पेशा है। ठीक है, जो डॉक्टर है वो डॉक्टरी करता है। जो इंजीनियर है ये अपने आप में ये डिग्री लेते हैं, ये तीनों के तीनों, डॉक्टर की अलग डिग्री होती है, इंजीनियर की अलग होती है, और उसके बाद ये अलग एक पेशा हो जाता है प्रोफेशनली। और वकील भी एक प्रोफेशनली अलग पेशा होता है। मतलब ये तीनों के तीन अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तीनों की तीनों अलग चीज़ें। तो हम बोल सकते हैं कि डॉक्टर एक अलग प्रकार से ही काम करेगा, मतलब कहने का मतलब डिग्री लेगा और एक प्रोफेशनल तरीके से काम होगा उसका। उसी प्रकार इंजीनियर भी डॉक्टर से पूरा अलग होता है और वकील भी तीनों से अलग होता है। मतलब जो पहले प्रकार का डायग्राम होगा, मतलब हम वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे इस प्रकार के डायग्राम पर जहां तीनों का आपस में कोई रिलेशन ना हो, तीनों अलग अलग सेपरेट हो। जैसे हमने सोना, चांदी और लोहा करा, तीनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं था, उसी प्रकार यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर और वकील में कोई रिलेशन नहीं है, ये एक प्रोफेशनली काम है। ठीक है, तो डायग्राम ये होगा पहले का।
दूसरे के अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमें दिया है शहर, राज्य और देश, ठीक है, शहर, राज्य और देश। तो हम ये जानते हैं शहरों से मिलकर क्या बनता है, राज्य बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, शहर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो यहाँ शहर आ जाएगा। और जब शहरों के छोटे छोटे शहर मिलकर एक बड़ा शहर बनेगा और बड़े शहर से मिलकर क्या बन जाएगा, तो राज्य बन जाएगा। तो सबसे पहले शहर, अब उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, राज्य आ जाएगा। और राज्य से मिलने के बाद क्या, किसका निर्माण होता है, तो देश का निर्माण होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी कंडीशन जहां पर छोटी यूनिटों से मिलकर बड़ी यूनिट बने और बड़ी यूनिट मिलकर और बड़ी यूनिट बने, तो वहां पर इस प्रकार का डायग्राम आएगा। और भी जगह इसे देखा जा सकता है। अगर मैं बोल दूं पृथ्वी, सूर्य और ब्रह्मांड, ठीक है, तो यहाँ पृथ्वी आ जाती, फिर पृथ्वी, सॉरी ये अलग अलग आ जाता, सॉरी है ना। अगर मैं ऐसा कुछ बोल देता कि ये इस प्रकार का डायग्राम दिखाने में, तो हम यहाँ वही मिनट, घंटे और दिन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, और भी सारी चीजें हो सकती है यहाँ, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि खाद्य सामग्री, ठीक है, खाद्य सामग्री और खेत से लाई गई सामग्री और फिर हम खाने योग्य पदार्थ, वहां पर ये यूज किया जा सकता था, ठीक है। और बहुत आसानी से आप इसे समझ पा रहे होंगे। थर्ड के अगर हम डायग्राम की बात करें, ठीक है, ये पहले का हो गया, ये दूसरे का हो गया। अगर मैं तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए। तीसरा क्या लिखा है हमने, कुर्सी, टेबल और फर्नीचर। कुर्सी, टेबल और फर्नीचर। कुर्सी अपने आप में एक अलग चीज होती है जिसपे हम बैठते हैं, ठीक है, टेबल अलग होता है और उसके बाद में फर्नीचर। तो दोनों, कुर्सी और टेबल दोनों तो अलग अलग है। तो तीसरे का डायग्राम हम ये बोल सकते हैं कि जो कुर्सी है और टेबल है, दोनों अपने आप में अलग अलग चीजें होती है, ठीक है, अलग अलग आर्टिकल है, पर दोनों के दोनों आते किसके अंतर्गत है, फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। मतलब हम इसके बाहर से क्या बना लेंगे, फर्नीचर बना लेंगे, ठीक है। इसका मतलब तीसरे का डायग्राम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि फर्नीचर अलग होता है, सॉरी, फर्नीचर के अंतर्गत टेबल और कुर्सी आते हैं। ये और भी जगह यूज हो सकता था, जैसे कि अगर मैं बोल दूं आपसे आम और केला, ठीक है, अगर मान लो ये आम होता और ये केला होता, तो आम और केला दोनों अलग अलग चीजें हैं। और तीसरा नाम में बोल देता फल, तो फल के अंतर्गत आम भी आता है, फल के अंतर्गत केला भी आता है, तो वहां पर ये डायग्राम सुटेबल हो जाता, क्योंकि फल अलग होते हैं, केला अलग होता है और दोनों फल के अंतर्गत आते हैं। वहां पर भी हम इसे यूज कर सकते थे, मैं बोल देता कि स्त्री, पुरुष और मनुष्य। तो स्त्री अलग होती है, पुरुष अलग होता है और दोनों आते किसके अंतर्गत है, मनुष्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये चीज समझ पा रहे हैं। अगर मैं बोल देता दाल, चावल और खाद्य पदार्थ, तो दाल अलग होती है, चावल अलग होता है, दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये डायग्राम किसके लिए हम यूज करेंगे। चौथा डायग्राम, ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना, चौथे क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, पुरुष, भाई और पिता, ठीक है, पुरुष, भाई और पिता। ये तो कन्फर्म है कि जो भाई है वो भी पुरुष है और जो पिता है वो भी पुरुष है। मतलब पिता भी पुरुष के अंतर्गत आते हैं, भाई भी पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब पुरुष बाहर बनेगा और पुरुष ये बन चुका है, ठीक है। अब इस पुरुष के अंतर्गत ही भाई भी आएंगे और पिता भी आएंगे। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भाई हूं, किसी ना किसी का भाई हूं, और अगर मैं किसी का भाई हूं परंतु मैं भी पिता हूं क्या, नहीं। इसका मतलब ये अगर भाई का पार्ट होता, ये अगर भाई का पार्ट होता तो कुछ भाई जो है ना पिता बन चुके हैं, जो कुछ भाई है वो पिता बन चुके हैं। अगर मान लो मेरी बहन होती, ठीक है, मेरी बहन होती तो मैं भाई तो हूँ उसका, परंतु अभी मैं पिता बना हूँ क्या, नहीं, परंतु मेरे जो भाई है वो पिता बन चुके हैं। तो हम ये बोल सकते कि जो भाई, कुछ भाई पिता बन चुके हैं और कुछ पिता भाई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि ये इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, जो भाई और पिता ये दोनों आते किसके अंतर्गत है, पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो ये बाहर हो जाएगा पुरुष, और भाई और पिता का इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, क्योंकि दोनों ओवरलैप करेंगे, क्योंकि कुछ भाई पिता बन चुके हैं और कुछ पिता भाई है, ठीक है। अब हम ये तीसरा डायग्राम आई होप आप समझे होंगे। इसके और भी क्वेश्चन करेंगे, जहां डिफिकल्ट लगे तो हम इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज आपको समझ में आ जाएगा। पांचवा डायग्राम देखते हैं, चौथा हो गया, यहाँ पर हम पांचवा नंबर डाल देते हैं। तो पांचवा नंबर क्या दिया है हमें, कुत्ता, बिल्ली और पालतू, ठीक है। तो आपने देखा होगा आपके आसपास एक पालतू कुत्ते भी है आपके घर में, जो मतलब घर में पालते हैं हम उसको, डोमेस्टिक एनिमल जो है घर में अगर पाल रहे हैं तो वो कुत्ता पालतू हो जाएगा। परंतु ऐसे भी आपने कुत्ते देखे होंगे जो गली मोहल्ले में घूम रहे होंगे, वो पालतू है क्या, नहीं। उसी प्रकार से बिल्ली अगर आपने देखी होगी तो उसको हमने घर में भी पालते हैं, और ऐसी बिल्ली भी आपने देखी होगी जो बाहर घूमते रहती है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये पालतू वाले को रिप्रेजेंट करता, ये वाला जो डायग्राम है वो अगर पालतू वाले को रिप्रेजेंट करता, तो यदि ये पालतू है तो कोई कंफर्म नहीं है कि पूरे कुत्ते पालतू होते हैं, पर कुछ कुत्ते पालतू होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट ऐसा बनता, यहाँ पे कौन आ जाता,
कुत्ता आ जाता, ठीक है, कुत्ता आ जाता। इसका मतलब कुछ कुत्ते पालतू, पालतू के अंतर्गत कुछ कुत्ते आएंगे, पर पूरे कुत्ते पालतू होते हैं क्या? नहीं। तो ये जो बाहर वाले कुत्ते हैं ना, ये आवारे कुत्ते के अंतर्गत आएंगे, समझ पा रहे हैं। और हम बिल्ली की बात करें तो पूरी बिल्ली पालतू होती क्या? नहीं, कुछ बिल्ली पालतू होती, तो पालतू के अंतर्गत कुछ बिल्ली आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? बिल्ली आ जाएगा। और हम जानते हैं कि पूरी बिल्ली पालतू नहीं होती, कुछ बिल्ली पालतू होती है। और ये बची वाली ये जो बिल्ली है ये आवारा बिल्ली के अंतर्गत आ जाएगी, और ये बचा वाला जो पार्ट है ये आवारा कुत्तों के अंतर्गत आ जाएगा। आप बोल रहे होंगे पालतू का और पार्ट बच चुका है, तो हम ये भी तो जानते हैं गाय भी पालतू होती है, घोड़ा भी पालतू होता है, भैंस भी पालतू होती है। तो ये वाला पार्ट उनको रिप्रेजेंट करेगा जो अदर और एनिमल है जो पालतू होते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि ये कहाँ कहाँ पर यूज होगा। आगे हम इस प्रकार के क्वेश्चन में और देखेंगे। अगले डायग्राम की बात करें हम तो यहाँ पर दिया है शायर, कवि और नर्तक। काफ़ी डेंजरस क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा ये, बाकी जिनकी समझ अच्छी है तो बहुत सिंपल है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम बात कर रहे हैं छठवें डायग्राम की, ठीक है। और छठवें डायग्राम की बात कर रहे हैं जिसमें शायर, कवि और नर्तक है, ठीक है। तो शायर एक शौक है, ठीक है दोस्त। शौक बड़ी चीज़ है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा शौक है पढ़ाना, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो शायर है, ठीक है, तो जो शायर है वो एक प्रकार का शौक है, शायरी करना एक प्रकार का शौक है। कवि, कविता गाना लिखना पढ़ना ये एक प्रकार का शौक है। और नृत्य करना भी, मतलब ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे नृत्य भी करते हैं, पढ़ने में भी अच्छे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कवि भी हैं और उनका प्रोफेशनल वर्क एक अलग भी है। और बहुत सारे शायर, हम ये बोल सकते हैं कि जिनका भी दिल टूटा है वो शायर है, ठीक है। मैं शायर नहीं हूँ यारो, मेरा दिल टूटा है, ये सुना ही होगा आपने। तो हम ये बोल सकते हैं कि तीनों के तीनों क्या है, एक शौक के अंतर्गत आते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कुछ शायर है, अगर मैं यहाँ शायर ले लूँ तो कुछ शायर है जो शायरी करने वाले, वो कविता भी लिख सकते हैं, ठीक है, या पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा? कवि आ जाएंगे, मतलब वो कवि हो सकते हैं, कुछ शायर कवि हो सकते हैं। और हमने ऐसे भी लोगों को देखा जो कि शायर भी है, कवि भी है और नर्तक भी है। तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर क्या जाएंगे? नर्तक, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार का डायग्राम इसलिए बन रहा है क्योंकि ये शौकिया चीज़ें हैं, ठीक है, शौक बड़ी चीज़ है। तो कुछ शायर कवि भी हो सकते हैं और कुछ नर्तक भी हो सकते हैं, कुछ नर्तक शायर भी हो सकते हैं और कुछ नर्तक कवि भी हो सकते हैं, और कुछ कवि, ये दोनों चीज़ें हो सकती है। मतलब ऐसी चीज़ जो शौक के अंतर्गत आए और तीनों में शामिल हो सके तो वो इसके अंतर्गत आएगी। मतलब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल और देना चाहूँगा कि मैं 3 प्रकार के बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिकेट खेलने वाले, बैडमिंटन खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, ठीक है, 3 प्रकार के बच्चे हो गए। तो कोई कंफर्म नहीं है ना कि जो क्रिकेट खेलता है वो केवल क्रिकेट ही खेलता है, फुटबॉल और वॉलीबॉल भी तो खेल सकता है। वॉलीबॉल खेलने वाला भी फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल सकता है। तो उस प्रकार में भी हम ये डायग्राम का यूज़ करेंगे क्योंकि कंफर्म नहीं है कि पूरे बच्चे वो खेले ही, मतलब जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो अदर कुछ ना खेले, ठीक है। तो वहाँ पर भी इस डायग्राम का यूज़ होता है क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं बच्चे वो अदर गेम भी खेलते हैं। 7वें नंबर की बात करते हैं हम इसकी, ठीक है, डॉक्टर, मनुष्य और चूहा। तो ये कंफर्म है कि जो डॉक्टर बनेगा वो मनुष्य जरूर होगा, ठीक है। आप भी इतना जानते हैं कि जो भी डॉक्टर है वो सारे के सारे मनुष्य है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये तो आ गया डॉक्टर का डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे कौन? डॉक्टर। और डॉक्टर आते किसके अंतर्गत है? मनुष्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो डॉक्टर है वो किसके अंतर्गत आते हैं? मनुष्य के अंतर्गत आते हैं। पर आप खुद जानते हैं कि चूहा क्या होगा? अलग होगा। तो ये इस प्रकार का डायग्राम बनेगा कि डॉक्टर मनुष्य के अंतर्गत आएंगे और चूहा अलग आ जाएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो चूहे को रिप्रेजेंट करेगा, चूहा को रिप्रेजेंट करेगा। बात आते हैं 8वें नंबर के डायग्राम की, ठीक है। थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, चाहो तो मैं ये 2-3 मिटा देता हूँ यहाँ से ना, 1 2 3। हम बात कर रहे हैं किसकी? 8वें की। 8वें की बात करें तो यहाँ माँ, महिला और डॉक्टर है। हम इतना कंफर्म जानते हैं कि जितने भी माएँ हैं, ठीक है, जितने भी माँ हैं वो कंफर्म है महिला है। मतलब जो महिला होती है, मतलब बात किसकी कर रहे हैं हम? 8वें की। जितनी भी महिलाएं हैं ये महिला को रिप्रेजेंट करेगा, महिला। और जो महिला है वो क्या बनी? माँ बनी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जितनी भी महिला माँ है वो क्या है? महिला है। परंतु बात यहाँ महिला को रिप्रेजेंट करने लगा, ये माँ को रिप्रेजेंट करने लगा। बात आती है डॉक्टर की। हम इतना जानते हैं कि कुछ जो माएँ हैं वो डॉक्टर भी है और यहाँ कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होती है, ठीक है।
तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा और ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला डायग्राम क्यों करेगा? क्योंकि ये जो बाहर बचा वाला पार्ट है ना, ये पुरुष डॉक्टर भी तो होते हैं ना, पुरुष भी तो डॉक्टर होते हैं, तो ये पुरुष को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर कुछ माँ ऐसी है जो डॉक्टर है और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अभी माँ नहीं बनी है पर डॉक्टर है, ठीक है, तो वो ये वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और ये बाहर जो ब्लैंक पार्ट बच गया है वो पुरुष डॉक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि माँ जो महिला के अंतर्गत आती है और बात आती है डॉक्टर की, तो जो डॉक्टर है वो कुछ माँ है जो डॉक्टर होती है, कुछ महिला है जो डॉक्टर होती है। तो ये वाला जो पार्ट है वो माँ जो डॉक्टर भी है उसको रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाला पार्ट जो महिलाएं हैं वो डॉक्टर है, अभी माँ नहीं बनी है पर डॉक्टर है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 8वां डायग्राम हो गया। अब बात आती है 9वें डायग्राम की, पुरुष, पिता और बच्चे, ठीक है। समझना यहाँ पुरुष, पिता और बच्चे। तो जो पिता बने हैं वो कन्फर्म है पुरुष है, जो पिता बन चुके हैं वो कन्फर्म है पुरुष है। तो अगर मैं 9वें डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पर आ जाएंगे पिता, ठीक है, ये पिता हो गया। और जितने भी पिता है वो कन्फर्म है किसके अंतर्गत आएंगे? पुरुष के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, पुरुष के अंतर्गत आएंगे, कन्फर्म हो चुका है। तो जितने भी पिता है वो पुरुष के अंतर्गत आएंगे, परंतु जो पिता है क्या वो बच्चे होंगे? 9वें डायग्राम की बात कर रहे हैं हम। जो पिता है क्या वो बच्चे होंगे? नहीं। जो पिता बन चुके हैं वो बच्चे नहीं हैं, वो पार कर चुके हैं उस एज को। तो बच्चे, क्या आप इतना जानते हैं कि जो छोटे बच्चे जो पुरुष है, समझ पा रहे हैं, जो मेल है तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो ये पुरुष का जो कुछ पार्ट है वो तो बच्चे होंगे, बच्चे। तो आप इतना जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो मेल फीमेल दोनों होते हैं। तो ये जो पुरुष का वाला ये जो कुछ पार्ट आ रहा है ये बच्चे के अंतर्गत आएगा, परंतु ये बाहर के जो बच्चे बच गए ये वो बच्चों को रिप्रेजेंट करा रहे हैं जो फीमेल है। ये बाहर का जो पार्ट बचा हुआ है वो उन बच्चों को रिप्रेजेंट करा रहा है जो फीमेल है, परंतु ये वाला जो पार्ट है वो ये सेडेड पार्ट वो है जो कि बच्चे तो है, परंतु कौन से बच्चे? मेल बच्चे। परंतु जो पिता है वो पुरुष तो है, परंतु पिता जो है वो बच्चे नहीं हो सकते। तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ ये सारी चीज़ें आएगी। 9वां हो गया और बात आती है 10वें डायग्राम की, ये लास्ट, ठीक है। यहाँ लिखा है शिक्षक, लेखक और बच्चा, ठीक है, शिक्षक, लेखक और बच्चा। आप ये बताओ कि कुछ शिक्षक लेखक हो सकते हैं और कुछ लेखक शिक्षक हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शिक्षकों को आप जानते होंगे जो लेखक भी हैं और बहुत सारे ऐसे लेखक को भी आप जानते होंगे जो शिक्षक भी है, सारे के सारे नहीं, कुछ, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ शिक्षक जो है, अगर मैं यहाँ शिक्षक लिख दूँ, कुछ शिक्षक, शिक्षक का जो कुछ पार्ट है वो लेखक है, लेखक है ये वाला पार्ट। मतलब कुछ शिक्षक लेखक होते हैं, कुछ लेखक शिक्षक होते हैं, परंतु जो बच्चा है ना वो लेखक है और ना ही शिक्षक है। जो बच्चा है वो ना ही लेखक है ना ही शिक्षक है, मतलब बच्चा यहाँ अलग से बनेगा, तो यहाँ को ना जाएगा, बच्चा हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मैंने 10 प्रकार के डायग्राम बनाए हैं ये 10 प्रकार के डायग्राम आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ समथिंग 20 क्वेश्चन में लिख देता हूँ, वो हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर 20 करके करेंगे। सॉरी, एक काम करते 10-10 करके करते, पहले 10 और फिर उसके बाद 10 और फिर उसके बाद 10, 30 ये कर लेंगे और फिर 10 क्वेश्चन हम वो कर लेंगे जिसमें पहले डायग्राम दिया होगा और बाद में ये चीज़ें लिखी होगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। वीडियो बैक करके आप क्या करिए, अपनी कॉपी में चाहो तो टाइप वाइज आप पूरे डायग्राम बना सकते हैं, तो आगे जो भी नाम आएंगे उसमें आप ऐड करते जाना। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस प्रकार के डायग्राम के 3-3, 4-4 एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे ये है, इसके 2-3 क्वेश्चन और आ जाएंगे, तो वो एक साथ अगर आप लिख लोगे तो आपकी समझ और विकसित हो जाएगी। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो 4 मिटा देता हूँ। तो हमारे पास ये टोटल 9 क्वेश्चन हमने सबसे पहले लिए हैं और उसमें अगर देखोगे तो ये 4 डायग्राम है, ठीक है। ये 4 डायग्राम, ये 9 क्वेश्चन है। मतलब हमें ये क्वेश्चन पढ़ना है और इसमें से आंसर देना है कि ये कौन सा आंसर होगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत, बिहार और बीजिंग, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इनमें से कोई ना कोई एक आंसर होगा और जिनको अच्छे से आता है ना 9 के 9 सेकेंडों में सॉल्व कर लोगे, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ यहाँ नहीं है। तो बिहार जो है ना वो भारत के अंतर्गत आता है, कन्फर्म है कि भारत के अंतर्गत कौन आता है? बिहार। तो आंसर ये पहला वाला होगा, इसका देख लो, क्योंकि यहाँ जाएगा कौन? बिहार। और जो बिहार है वो किसके अंतर्गत आता है? भारत के अंतर्गत आता है। और ये जो बीजिंग है ये वाला किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा? बीजिंग को, जो कि अलग ही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? पहला आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये बिहार आता है भारत के अंतर्गत और ये अलग पार्ट हो गया पूरा का पूरा देश और राज्य, और बीजिंग जो कि चाइना का पार्ट है, ठीक है। तो उधर हो जाएगा अलग से। सेकंड क्वेश्चन अगर हम करें तो देखिए यहाँ पक्षी, उल्लू और चमगादड़। यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं जीव विज्ञान का अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ बोला है पक्षी, उल्लू और चमगादड़,
तो आप इतना जानते हैं चमगादड़ मैमल्स के अंतर्गत आता है, कशेरुकी के अंतर्गत आता है, वर्टेब्रेट के अंतर्गत। तो जो चमगादड़ है यहाँ पक्षी के अंतर्गत कौन आ जाएगा, उल्लू। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये पक्षी होता, ये अंदर वाला क्या होता, पक्षी, सॉरी अंदर वाला पक्षी नहीं, ये अंदर वाला क्या होता, उल्लू। तो ये छोटा वाला जो गोला दिख रहा है ये उल्लू अगर होता तो उल्लू आएगा किसके अंतर्गत, पक्षी के अंतर्गत। तो पक्षी के अंतर्गत आ गया उल्लू, और चमगादड़ मैमल्स होता है, कशेरुकी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन, चमगादड़। तो हम बोल सकते हैं कि दूसरे का आंसर भी क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मछली, व्हेल और गोल्ड फिश। ठीक है, तो मछली, व्हेल और गोल्ड फिश। तो आप यहाँ पर भी आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए, जो व्हेल्स है ना, व्हेल जो हम मछली बोल देते हैं एक्चुअल में मछली नहीं है, मछली के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो ये व्हेल जो है वो ये वाले पार्ट के अंतर्गत आ जाएगी। हम ये बोल सकते हैं कि व्हेल आ गई, क्योंकि ये भी अब कशेरुकी होती है। क्या होती है, कशेरुकी। तो ये वाला जो पार्ट है वो व्हेल को रिप्रेजेंट करेगा। और जो मछली के अंतर्गत कौन आ जाएगा, गोल्ड फिश। तो यह छोटा वाला पार्ट गोल्ड फिश को रिप्रेजेंट करेगा, और गोल्ड फिश किसके अंतर्गत आएगी, मछली के अंतर्गत। परंतु जो व्हेल होती है वो मछली नहीं होती है साइंस की भाषा में। तो आपको मैंने बोला था कि जब तक आप आसपास की सारी चीज़ें, जनरल नॉलेज आपका अच्छा नहीं है और आपको देखने का नजरिया नहीं पता है, तो आप क्वेश्चन यहाँ गलती करने की संभावना रहेगी। तो थर्ड का आंसर भी क्या होगा, पहला होगा। क्यों पहला होगा, व्हेल आती है कशेरुकी के अंतर्गत, तो ये वाला पार्ट व्हेल को रिप्रेजेंट करेगा। और जो गोल्ड फिश है वो किसके अंतर्गत आती है, मछली के अंतर्गत। तो ये गोल्ड फिश और ये मछली को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जल, बर्फ और ठोस। ठीक है, जल, बर्फ और ठोस। यहाँ अगर हम बात करें तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चनों में से एक हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी टफ क्वेश्चनों में से एक हो जाएगा। तो हम इतना जानते हैं कि जो बर्फ है, जो बर्फ है वो ठोस है। मतलब बर्फ किसके अंतर्गत आता है, ठोस के अंतर्गत आता है। तो अगर ये बर्फ होता तो ये आता किसके अंतर्गत, ठोस के अंतर्गत। तो ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, ठोस को। और जल यहाँ पर हो जाएगा अलग से। ठीक है, एक्सेप्शन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे स्पेशली जोर देकर करा रहा हूँ ये तीनों क्वेश्चन को, पक्षी, उल्लू, चमगादड़, मछली, व्हेल और गोल्ड फिश, जल, बर्फ और ठोस। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जो ठोस, ये ठोस के अंतर्गत आ जाएगा बर्फ और जल आ जाएगा अलग। तो इसका भी आंसर क्या होगा, पहला डायग्राम होगा। हो सकता है आपके माइंड में काफ़ी दुविधा है, परंतु आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे ये आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करते हैं, चोर, न्यायाधीश और अपराधी। तो यहाँ तो कन्फर्म है कि अपराधी जो है वो अलग पार्ट है। ठीक है, अपराधी अलग पार्ट है, परंतु हम इतना जानते हैं कि जो अगर चोर ने चोरी कर ली तो वो अपराधी बन चुका है। ठीक है, तो ये इसका आंसर भी पहले ही है। ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, चोर को। ये चोर को रिप्रेजेंट करेगा। और इस दुनिया के जितने भी चोर है ना वो किसके अंतर्गत आएंगे, अपराधी के अंतर्गत आएंगे। तो ये चोर को रिप्रेजेंट करेगा, ये अपराधी के अंतर्गत आएगा। और बचता कौन है, न्यायाधीश। तो न्यायाधीश सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, अगले क्या आती है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास छठवां क्वेश्चन। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है कि माँ, महिला और विधवा। यहाँ दिया है माँ, महिला और विधवा। तो हम ये बोल सकते हैं कि महिला के अंतर्गत माँ भी आएगी और महिला के अंतर्गत विधवा भी आएगी। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। मतलब महिलाएं ही माँ रहती है और महिला ही विधवा रहती है। तो हम कंफर्म है कि एक ऐसा डायग्राम बनेगा जो महिला का बनेगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये किसका डायग्राम है, महिला का। ठीक है, अब ये महिला का डायग्राम है तो इसमें से कुछ यहाँ माँ होगी। ठीक है, ये एक माँ को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, विधवा को। ठीक है, क्योंकि कुछ माएँ ऐसी है जो कि क्या है, विधवा है। ठीक है, विधवा मतलब जिनके पति नहीं होते हैं। ठीक है, शादी होने के बाद जिनका पति नहीं रहता है, मर जाता है, तो हम उसको बोल सकते हैं वो क्या है, विधवा है। तो कुछ माँ ऐसी है, ये वाला पार्ट जो कि क्या है, विधवा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, महिला को। और ये वाला पार्ट माँ और ये हो जाएगी विधवा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे काफ़ी। तो हम ये बोल सकते हैं छठवें का आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड डायग्राम आएगा। क्वेश्चन 7वां, क्वेश्चन 7वें की अगर हम बात करें तो पर्वत, जंगल और पृथ्वी। तो ये कन्फर्म है कि पृथ्वी के अंतर्गत ही पर्वत आते हैं, पृथ्वी के अंतर्गत ही जंगल आते हैं।
तो पृथ्वी का एक बाहर से पार्ट बनेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि अब ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करा रहा है किसको, पृथ्वी को। ये वाला पार्ट अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंतर्गत ही पर्वत भी आएंगे और जंगल भी आएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ पर्वत ऐसे हैं जिन कुछ पर्वतों पर कुछ पार्ट में क्या है, जंगल, और कुछ पर्वत ऐसे भी, अगर आप राजस्थान घूमने जाओगे तो कुछ ऐसे पर्वत मिलेंगे जहाँ जंगल होंगे ही नहीं, तो ये वाला पार्ट उस चीज़ को रिप्रेजेंट कराएगा, ऐसे पर्वत जिन पर जंगल नहीं है। और हम ये सेकंड वाला पार्ट बोल सकते हैं कि ये जंगल है, तो कुछ ऐसे जंगल है जो कि सिर्फ जंगल ही है, और कुछ ऐसे भी जंगल है जो कहाँ पर है, पर्वत के ऊपर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर भी क्या होगा, थर्ड होगा, कि कुछ पर्वत पर जंगल है और कुछ जंगल पर पर्वत है। बाकी ये दोनों आते किसके अंतर्गत है, पृथ्वी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है आभूषण, सोना और चांदी। ठीक है, आभूषण, सोना और चांदी। तो देखो, सोना एक धातु है, चांदी एक धातु है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला इसका आंसर है। समझो कैसे, अगर ये आभूषण है, ये वाला, अगर ये वाला बीच वाला पार्ट अगर आभूषण को रिप्रेजेंट कराता, यदि ये बीच वाला पार्ट आभूषण को रिप्रेजेंट कराता, तो हम इतना जानते हैं कि यहाँ पर सोना ले लेते हैं, ठीक है, सोना, और यहाँ ले लेते हैं चांदी, और ये हो जाएगा आभूषण। कैसे, देखो, ये आभूषण को रिप्रेजेंट करा रहा है, तो कुछ सोने का पार्ट आभूषण होता है, क्योंकि पूरा सोना आभूषण नहीं होता है। अगर आपने चंद्रयान 2-3 देखी होगी तो उसमें एक लेप लगाते हैं, ऊपर से एक पन्नी रहती है, सोने की पन्नी, सोने के तार और सोने के आभूषण, सोने की और चीज़ें देखी होगी, सोना, चांदी, चमनप्राश। तो आजकल खाने की चीज़ों में भी सोना आ रहा है, तो सोना आभूषण के साथ साथ अदर चीज़ों में भी यूज़ हो रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो बाहर का जो पार्ट दिख रहा है ना सोने का, ये अदर चीज़ों में यूज़ होने वाला है। बाकी ये वाला जो पार्ट है ना, ये किस में यूज़ हो रहा है, तो आभूषण में। तो सोने का कुछ पार्ट सेपरेट आभूषण में यूज़ ना होते हुए अलग जगह यूज़ होता है। उसी प्रकार चांदी का अगर आप देखोगे तो आपके घर में ये है, ये चांदी, ठीक है, तो चांदी के कुछ तो आभूषण बनाए जाते हैं, पर चांदी को अलग से भी यूज़ किया जाता है। कुछ लोग बोल देते हैं कि मिठाई के ऊपर चांदी की परत होती है, ठीक है, बाकी वो ऐसा नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि चांदी को अलग अलग जगह यूज़ किया जाता है, ठीक है। चांदी के तार बनाए जाते हैं, ठीक है, और आभूषण बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद चांदी के सिक्के होते हैं, तो कोई जरूर नहीं, सिक्के को तो हम पहनते नहीं ना, महिलाएं भी नहीं पहनती है। तो चांदी का कुछ पार्ट हम यूज़ तो कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ कर रहे हैं, घर में रखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, मूर्तियाँ बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, परंतु उसमें कुछ पार्ट क्या होता है, आभूषण का हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्यों सेकंड होगा, आप ये समझ चुके होंगे। आभूषण का कुछ पार्ट, सोना का कुछ आभूषण होता है, कुछ चांदी के होते हैं, कुछ रोल्ड गोल्ड के होते हैं, कुछ प्लास्टिक के होते हैं। आजकल तो नाना प्रकार के आ गए हैं। अगला देखोगे तो स्नातक, शिक्षक और बेरोजगार। ये बहुत बेहतरीन और आज के समय के लिए सबसे सूटेबल क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। स्नातक, शिक्षित और शिक्षक और बेरोजगार। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्नातक, ये आंसर इसका सेकंड ही है। क्यों है, अगर मैं इसमें स्नातक ले लूँ, ठीक है, ये अगर स्नातक को रिप्रेजेंट करा रहा होता, ठीक है, स्नातक को अगर ये रिप्रेजेंट करा रहा होता, तो आप खुद जानते हैं कि कुछ स्नातक क्या बन गए हैं, शिक्षक बन गए हैं, कुछ स्नातक क्या बन गए हैं, शिक्षक, और कुछ स्नातक क्या हो गए हैं, स्नातक का कुछ पार्ट क्या हो गया है, बेरोजगार हो गया है, और ये कुछ बच्चे वाले सब्जी का ठेला वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो इसमें से कुछ बेरोजगार है जो कुछ भी नहीं, ये स्नातक है पूरा का पूरा। स्नातक का कुछ पार्ट, कुछ लोग बेरोजगार है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोन चला रहे हैं बराबर, वो ये वीडियो भी नहीं देख रहे होंगे, तो वो बेरोजगार हो गए। और स्नातक का कुछ पार्ट शिक्षक बन चुके हैं, और बाकी जो ये है ना, ये आवारा, सॉरी, ये तो बेरोजगार में आ गए। बाकी ये ठेला लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, छोटा मोटा कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट कराएगा। तो हम ये बोल सकते हैं 9वें का आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड होगा, ठीक है। तो ये हमने 9 क्वेश्चन देखे, हम 9-10 और लिखते हैं, फिर उसके बाद उन्हें सॉल्व करते हैं एक साथ। तो आपके सामने ये 11 क्वेश्चन और है, ठीक है, 1 से लेकर 11 तक, और मैंने यहाँ 6 ऑप्शन दे दिए हैं, क्योंकि ये 6 ऑप्शन से ही ये सारे के सारे क्वेश्चन बने हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि ये इतने क्वेश्चन में से इनमें से ही कोई ना कोई आंसर आएगा। तो हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे 10 और 10 20 समथिंग देख चुके हैं, और 20-22 क्वेश्चन हो चुके हैं। इतने वो 22 क्वेश्चन में आपकी एक समझ अच्छी बन चुकी होगी। तो अब यहाँ से आपको खुद को एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से सॉल्व करो, और उसके बाद वीडियो आगे देखो, ताकि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं वो हम देखते हैं। फिर उसके बाद टाइप चेंज कर देंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है माताएं, औरत और लोग, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो औरत के अंतर्गत आएगा कौन, माताएं। तो औरत के अंतर्गत कौन आएंगी, माताएं। तो ये आ गई माताएं। माताएं किसके अंतर्गत आएगी, औरत के अंतर्गत। मतलब ये सेकंड वाला जो सर्कल है ये औरत को रिप्रेजेंट कर रहा है, और औरत के अंतर्गत कौन आई है, तो माताएं आई है।
और औरत और माताएं ये दोनों के दोनों क्या है, लोग के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि जो लोग है वही माताएं हैं और लोग ही क्या है, औरत है। मतलब डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो ऐसा कहीं डायग्राम आपको दिख रहा है क्या? नहीं। तो एक काम करते हैं, एक और ऑप्शन बना लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बनाना भूल गए, तो हम मान लो यही 7वां ऑप्शन है, ठीक है, ये सेकंड और थर्ड। तो हम ये बोल सकते हैं कि लोग है, ये बड़ा वाला सर्कल लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है। लोग के अंतर्गत आएगी कौन, औरतें, और सॉरी औरतें है ना, हाँ औरतें, और औरतें के अंतर्गत कौन आएंगी, माताएं। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले का आंसर क्या होगा, 7वां होगा। कुछ खतरनाक लोगों ने इनमें से ही कोई ना कोई आंसर लगा दिया होगा। अगला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। मधुमक्खी, कीट और घरेलू मक्खी। तो देखो मधुमक्खी, कीट और घरेलू मक्खी। कीट के अंतर्गत हम हर एक प्रकार के इंसेक्ट्स को देख सकते हैं, मतलब जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो सब। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला सर्कल कीट को रिप्रेजेंट करता है, घरेलू मक्खी अलग होती है और मधुमक्खी अलग होती है। समझ पा रहे हैं? ये मधुमक्खी को रिप्रेजेंट करेगा, ये घरेलू मक्खी को रिप्रेजेंट करेंगे, और घरेलू मक्खी और मधुमक्खी दोनों किसके अंतर्गत आती है, तो कीट के अंतर्गत आती है। तो ऐसा कहीं डायग्राम दिख पा रहा है क्या? तो ये तीसरा। तो हम बोल सकते हैं कि जो दूसरे का आंसर क्या होगा, तो तीसरा आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? घरेलू मक्खी अलग है, मधुमक्खी अलग है, पर दोनों आती किसके अंतर्गत है, कीट के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, पहला और दूसरा हो चुका है, तीसरा निर्माण सामग्री, सीमेंट और ईंटें। ये तो कन्फर्म है कि जो सीमेंट है वो भी निर्माण सामग्री के अंतर्गत आती है, और ईंट भी जो है वो किसके अंतर्गत आती है, निर्माण सामग्री के अंतर्गत आती है। क्योंकि ईंटों से भी निर्माण होता है, और सॉरी सीमेंट से भी निर्माण होता है, ईंटों से भी निर्माण होता है। तो देखो सीमेंट अलग चीज है, ईंट अलग चीज है, परंतु दोनों आती किसके अंतर्गत है, तो निर्माण कार्य के अंतर्गत आती है। तो ये बाहर वाला सर्कल निर्माण कार्य को रिप्रेजेंट करेगा, ये ईंट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये रिप्रेजेंट करेगा सीमेंट को। तो कहीं ऐसा कहीं डायग्राम है क्या, तीसरा। तो हम ये बोल सकते हैं कि तीसरे का आंसर भी क्या होगा, तीसरा होगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। निर्माण कार्य के अंतर्गत सीमेंट भी आती है और ईंटें भी आती है। अगला क्वेश्चन है निर्माण सामग्री, सीमेंट और लकड़ी। ठीक है, तो यहाँ ये देखो, ये तो कन्फर्म है कि सीमेंट का यूज हम निर्माण कार्य में ही करते हैं। ठीक है, जो सीमेंट है उसका यूज हम निर्माण कार्य में ही करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि निर्माण सामग्री के अंतर्गत सीमेंट आएगा। मतलब जो सीमेंट है वो आ किसके अंतर्गत रहा है, निर्माण कार्य के अंतर्गत। कन्फर्म है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करा रहा है, सीमेंट को। और जो सीमेंट है वो आता किसके अंतर्गत है, तो निर्माण सामग्री के अंतर्गत आता है। बात बचती है लकड़ी की। ठीक है, तो हम ये वाली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सेकंड वाला पार्ट निर्माण सामग्री। तो कुछ लकड़ी का यूज हम निर्माण सामग्री के अंतर्गत करते हैं और कुछ का जलाने में यूज करते हैं। ये तो समझ पा रहे ना। तो ये अगर पूरा का पूरा पार्ट निर्माण सामग्री होती तो इसका जो कुछ पार्ट है ये वाला, तो ये लकड़ी को रिप्रेजेंट कराता, और ये लकड़ी का कुछ पार्ट किसके अंतर्गत आ जाता, निर्माण सामग्री के अंतर्गत आ जाता। और ये अगर निर्माण सामग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके जस्ट अंदर कौन आ जाएगा, सीमेंट आ जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो चौथा क्वेश्चन है ना उसका कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? हाँ, ये दिख रहा है छठवा। देखो ये सर्कल अंदर है, ये सीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सीमेंट आता किसके अंतर्गत है, निर्माण सामग्री के अंतर्गत। और यही निर्माण सामग्री में कुछ लकड़ियां यूज होती है, तो ये वाला लकड़ी को रिप्रेजेंट करेगा। तो लकड़ी का ये वाला कुछ पार्ट निर्माण सामग्री के अंतर्गत आ गया, और सीमेंट आ रही है निर्माण सामग्री के अंतर्गत। तो इसका हम बोल सकते हैं कि जो चौथा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, छठवा होगा। ठीक है, ये आप समझे होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है हमारे पास, वो देख लो कि औरत, बहनें और पत्नियां। कन्फर्म है, पत्नियां हैं, जो पत्नियां हैं वो भी औरत है, बहनें हैं वो भी औरत है। मतलब औरत के अंतर्गत पत्नियां भी आएगी और बहनें भी आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ बहनें पत्नियां हैं और कुछ पत्नियां बहनें हैं। कन्फर्म है, तो ये इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो ये वाला औरत को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर आ जाएगी बहनें, और कुछ बहनें ऐसी है जो पत्नियां बन चुकी है। तो ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, पत्नियों को। तो ऐसा कहीं डायग्राम आपको दिख पा रहा है क्या, बिल्कुल 5वां। तो ये वाला पार्ट औरत को रिप्रेजेंट कराएगा, ये बहनों को, और कुछ बहनें पत्नियां बन चुकी है तो ये वाला पत्नियों को। तो हम बोल सकते हैं कि जो 5वें का आंसर क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 5वां 5वें का आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां। अध्यापक, चित्रकार और नाटककार। कुछ अध्यापक चित्रकार होते हैं और कुछ अध्यापक नाटककार होते हैं। कुछ नाटककार चित्रकार होते हैं और कुछ नाटककार अध्यापक होते हैं। मतलब हम ये जो तीनों
पार्ट है ना, मतलब ये तो कंफर्म समझ पा रहे कि चित्रकारिता और नाटक कार्य दोनों के दोनों एक प्रोफेशनल कार्य तो है, परंतु साथ में शौक वाले कार्य भी, शौक के अंतर्गत भी किए जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अध्यापक है, कुछ ऐसे अध्यापक है मेरे जैसे, ना ही मुझे चित्र बनाते आता है ना ही मुझे नाटक करते आता है, मतलब हम ये बोल सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी शिक्षक आपने देखे होंगे, अगर मान लो ये शिक्षक को रिप्रेजेंट करा रहा होता ये सर्कल, तो कुछ ऐसे भी शिक्षक है जो कि क्या करते हैं, नाटक करते, चित्रकार है तो ये वाला चित्रकार को रिप्रेजेंट कराता, तो ये शिक्षक का कुछ पार्ट चित्रकार के अंतर्गत आ गया। कुछ ऐसे भी अध्यापक देखे होंगे जो नाटककार है, तो ये इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, तो ये शिक्षक है, शिक्षक का कुछ पार्ट चित्रकार हो गया, शिक्षक का कुछ पार्ट क्या हो गया, नाटककार हो गया। और कुछ नाटक करने वाले शिक्षक भी हो सकते हैं और पत्रकार भी हो सकते हैं। तो छठवें का कुछ इस प्रकार का आंसर होगा सही, और ये है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो हम बोल सकते हैं कि जो छठवां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास 7वां, बच्चे गंभीर और नटखट। अब समझिए ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो बच्चे हैं, हम ये बोल सकते हैं कि कुछ बच्चे आपने देखे होंगे नटखट होते हैं और कुछ बच्चे आपने देखे होंगे होते हैं क्या, गंभीर होते हैं, है ना। तो ये वाला पार्ट गंभीर को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला पार्ट नटखट को रिप्रेजेंट करेगा। कुछ गंभीर छात्र होते हैं, कुछ नटखट होते हैं और बीच में ये इस प्रकार से आ जाएंगे बच्चे। ठीक है, मतलब ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने वहीं से डायरेक्ट उठाया है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4th हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, या अगर ये नहीं होता तो इसका जो है ना डायग्राम कुछ इस प्रकार से भी बनता है, इस प्रकार से भी डायग्राम बनता है। तो यहाँ पर आ जाते कौन, बच्चे आ जाते हैं, कुछ बच्चे नटखट होते हैं ये वाले और कुछ बच्चे क्या होते हैं, तो गंभीर होते हैं। तो ये डायग्राम अगर होता तो ये भी आंसर होता, परंतु ये डायग्राम से पहले अगर ये है तो ये आंसर होगा, और अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आंसर ये होगा कौन से क्वेश्चन का, 7वें का, क्योंकि ये बच्चों को रिप्रेजेंट कराएगा और इसमें से कुछ बच्चे नटखट है और कुछ बच्चे गंभीर हैं। ठीक है, तो ये आंसर ऑप्शन में है नहीं इसलिए हमने इसको नहीं लिया, बाकी ये भी आंसर सही है और ये भी सही है। तो 7वां हो चुका है। क्वेश्चन 8वें को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8वां है, शेर, लोमड़ी और मांसाहारी। ये तो कन्फर्म है ना, शेर और लोमड़ी दोनों अलग अलग है। तो शेर अलग होता है, लोमड़ी अलग होती है, और ये भी आप जानते होंगे कि लोमड़ी भी मांसाहारी है, शेर भी मांसाहारी है, तो दोनों आ जाएंगे मांसाहारी। ये वाला जो सर्कल है वो मांसाहारी को रिप्रेजेंट करा रहा है, उसी के अंतर्गत आ जाएगा शेर और उसी के अंतर्गत आ जाएगी कौन, लोमड़ी। मतलब हम बोल सकते हैं ऐसा कहीं है ऑप्शन में 3rd। ठीक है, तो ये वाला जो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3rd होगा। तो शेर और लोमड़ी दोनों मांसाहारी है, दोनों अलग अलग है, वो दोनों आती है मांसाहारी के अंतर्गत, तो ऐसा 3rd में था इसीलिए 3rd होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां, गायक, लड़के और नर्तक। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ लड़के गायक भी होते हैं और कुछ गायक लड़के नर्तक भी होते हैं, इस प्रकार का आएगा, क्योंकि कुछ गायक नर्तक है, कुछ नर्तक गायक है, और लड़के गायक भी हो सकते हैं, लड़के नर्तक भी हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम होगा आंसर, और ये है 2nd में, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, 2nd। आगे देखोगे तो खिलाड़ी, गायक और विद्यार्थी। तो आप जानते हैं क्या है ऑप्शन हमारे पास, खिलाड़ी, गायक और विद्यार्थी। तो कुछ विद्यार्थी गायक होते हैं और वही कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। तो ये हो जाएगा विद्यार्थी कुछ, इसी का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, गायक, और इसी गायकों में से कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जो खिलाड़ी भी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी कौन सा हो जाएगा, 2nd हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब आगे अगर देखोगे तो ये हमारे पास सरीसृप, सांप और जहरीला। सबसे अच्छे क्वेश्चनों में से एक है सरीसृप, सांप और जहरीला। तो पहले तो ये देखो कि जो सांप है वो किसके अंतर्गत आता है, जहरीला के अंतर्गत, है ना। सॉरी किधर गया, हाँ, सांप, जहरीला और सरीसृप। तो ये हो गया सरीसृप, ये पूरा सरीसृप को रिप्रेजेंट करा रहा है। सरीसृप के अंतर्गत कौन आ जाएंगे, सांप। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये अगर सांप है, एक मिनट, ये सांप है और ये है सरीसृप। तो कुछ सरीसृप जहरीले होते हैं और कुछ सांप। आपने ये देखा जितने भी सांप है वो सबके सब सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, मतलब रेंगने वाले जीव के अंतर्गत आते हैं सांप।
पर सभी सांप जहरीले नहीं होते, तो ये कुछ सांप जहरीले हो गए और कुछ सरीसृप क्या हो गए, जहरीले हो गए। जैसे बिच्छू देखा होगा, बिच्छू भी सरीसृप के अंतर्गत आता है पर वो जहरीला है, तो यहाँ पर आ जाएगा जहरीला। तो कुछ सरीसृप जहरीले होते हैं, कुछ सांप जहरीले होते हैं और सरीसृप के अंतर्गत आ जाएगा कौन, सांप। तो ऐसा कहीं डायग्राम दिख पा रहा है क्या आपको? तो ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा क्या राइट आंसर, कि ये वाला सांप को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला सरीसृप को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला जहरीले को। तो कुछ सांप जहरीले हो गए, कुछ सरीसृप जहरीले हो गए और वो हो जाएगा आंसर। तो हम ये बोल सकते कि हमने समथिंग 30 क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं। तो इस 30 क्वेश्चन के माध्यम से एक अच्छी बेसिक समझ आपकी डेवलप हो चुकी होगी। और इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी वायर, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब हम इसका अगला जो टाइप होता है उसे देख लेते हैं। हेलो हेलो, तो आपके सामने अगले टाइप का ये एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है। पहले मैं 1 मिनट इसे समझा देता हूँ और फिर इससे जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें हम ऐसे बेसिक ही कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में इससे 10 से 15 क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा वर्ग, ठीक है, स्क्वायर दिख रहा है ये वाला पूरा का पूरा, और ये जो स्क्वायर है ना ये रिप्रेजेंट करता है सिविल कर्मचारियों को, सिविल कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपको ये सर्कल दिख रहा होगा, ठीक है, ये सर्कल दिख रहा होगा और ये सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करता है नगर में रहने वालों को, ठीक है। ये जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है नगर में रहने वालों को। और ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा त्रिभुज, और त्रिभुज रिप्रेजेंट करता है शिक्षित लोगों को, किनको, शिक्षित को रिप्रेजेंट करता है। और ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, मतलब आयत दिख रहा होगा, और ये आयत जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है किनको, पुरुषों को, मेल को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ मैंने बताई। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे और इस डायग्राम को किस प्रकार से देखना है, तो यहाँ पर सब कुछ शब्दों का खेल होता है। इसका मतलब मैं जो बोलूँ उसको अगर आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आप अच्छे समझदार हैं, और नहीं समझ पा रहे तो अभी कम समझदार है, पर धीरे धीरे हो जाओगे, ठीक है। बस 5 मिनट में हो जाओगे। मतलब मैं यहाँ अगर बोल दूँ कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिविल कर्मचारी है, ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं जो केवल सिविल कर्मचारी, केवल लगा रहा हूँ है ना, वापस मेरे शब्द वापस ले रहा हूँ फिर से, कि ऐसे कितने लोग हैं जो केवल सिविल कर्मचारी है। केवल सिर्फ सिविल कर्मचारी मतलब अदर कुछ भी नहीं है वो। तो यहाँ सिविल कर्मचारी जैसे ही मैंने बोला तो आप यहाँ देखोगे, ठीक है, शब्दों पे ही जा रहे हैं, मैं लिखूंगा तो क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें 50 प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो केवल सिविल कर्मचारी है, तो पहले तो ये वाला पार्ट सिविल कर्मचारी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैंने बोला केवल से सिविल कर्मचारी, इसका मतलब अदर किसी में भी वो शामिल नहीं होना चाहिए। तो देखोगे तो ये जो 3 है ना, ये केवल और केवल सिविल कर्मचारी है, अदर ये 3 किसी में भी इधर शामिल नहीं है। तो केवल सिविल कर्मचारी बोला तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। सेकंड क्वेश्चन में ऐसा अगर आपसे बोल देता कि ऐसे कितने लोग हैं जो नगर में रहने वाले हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो केवल नगर में रहने वाले हैं, तो केवल नगर में रहने वाले, इसका मतलब ये सर्कल अगर आप देखोगे अच्छे से तो ये सर्कल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करा रहा है, नगर में रहने वालों को रिप्रेजेंट करा रहा है। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जो केवल नगर में रहने वाले हैं, तो ये पूरा सर्कल देखो और ऐसे लोगों को देखो जो किसी में भी शामिल ना हो। तो ये जो 3 है ना, ये वाला 3, ये किसी में भी शामिल नहीं है। इसका मतलब ये जो 3 लोग हैं वो केवल और केवल किस में रहते हैं, नगर में रहने वाले हैं, क्योंकि ये 3 किसी में भी शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लेता कि ऐसे कितने लोग हैं जो पुरुष है, केवल पुरुष है, ऐसे कितने लोग हैं जो केवल पुरुष है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं केवल पुरुष है ना। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये जो 6 है ये भी केवल पुरुष है, ये 2 भी पुरुष तो है पर नगर में रहने वाले हैं, ये 7 पुरुष तो है क्योंकि ये रेक्टेंगल के अंतर्गत आ रहे हैं ना, तो 7 पुरुष तो है परंतु ये 2 लोगों के अंतर्गत आ रहे हैं, शिक्षित के अंतर्गत भी और नगर में रहने वाले के अंतर्गत भी, ठीक है। और ये जो 1 है ये भी पुरुष के अंतर्गत आ रहे हैं। तो अगर ये रेक्टेंगल पुरुष को रिप्रेजेंट कराता है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे कितने लोग हैं जो केवल पुरुष है, तो 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16, तो ऐसे 16 लोग हैं जो केवल पुरुष है। तो ये जो बाहर आ रहे हैं ना ये क्या है, महिलाएं हैं, क्योंकि अगर ये रेक्टेंगल के अंतर्गत पुरुष आ रहे हैं तो रेक्टेंगल के बाहर जो भी चीज़ें आपको दिख रही है 3 2 3 2 3 5
और ये 3, ये सब के सब किसको रिप्रेजेंट कराएगी? महिला को। अगर ये पुरुष होते तो किसके अंतर्गत आते? रेक्टेंगल के अंतर्गत आते। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि केवल शिक्षित लोग कितने, केवल शिक्षित बोला तो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं बोल देता कि ऐसे कितने लोग हैं जो नगर में रहने वाले हैं और सिविल कर्मचारी भी। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो नगर में रहने वाले भी है और सिविल कर्मचारी भी है, मतलब नगर में भी रहते हैं और साथ में सिविल कर्मचारी भी है। तो ऐसे लोग को देखना है हमें जो नगर में भी रहते हैं और सिविल कर्मचारी भी है, मतलब वो सर्कल के अंतर्गत भी आना चाहिए और रेक्टेंगल के अंतर्गत भी आना चाहिए। तो 2 जो सर्कल के अंतर्गत भी आ रहे हैं, मतलब नगर में रहने वाले के अंतर्गत भी आ रहे हैं और सिविल कर्मचारी के अंतर्गत भी आ रहे हैं। उसी प्रकार जो ये 1 है वो नगर में रहने वाले के अंतर्गत भी आ रहे हैं, सर्कल के अंतर्गत आ रहे हैं ना, और ये वर्ग के अंतर्गत भी आ रहे हैं सिविल कर्मचारी। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 ऐसे लोग हैं जो सिविल कर्मचारी भी है और नगर में रहने वाले भी है। अगर मैं बोल देता कि ऐसे कितने लोग हैं जो पुरुष, शिक्षित, नगर में रहने वाले और सिविल कर्मचारी सब हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो पुरुष भी है, शिक्षित भी है, नगर में रहने वाले भी है और सिविल कर्मचारी भी है? तो ये आएगा 1। क्यों आएगा? क्योंकि सबसे पहले देखो ये जो 1 है वो रेक्टेंगल के अंतर्गत भी आता है, मतलब पुरुष भी है। साथ में मैंने बोला और शिक्षित, शिक्षित मतलब वो किसके अंतर्गत आना चाहिए? ट्रायंगल के अंतर्गत। तो ये 1 ट्रायंगल के अंतर्गत भी आता है। फिर मैंने बोला नगर में भी रहना चाहिए, तो वो सर्कल के अंतर्गत आना चाहिए, तो वो सर्कल के अंतर्गत भी आ रहा है। और मैंने बोला सिविल कर्मचारी भी होना चाहिए, तो वो स्क्वायर के अंतर्गत भी आना चाहिए। तो केवल और केवल 1 व्यक्ति है जो पुरुष भी है, शिक्षित भी है, नगर में रहने वाला भी है और सिविल कर्मचारी भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ आप समझ गए होंगे। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैं अगर आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता, कितने लोग सिविल कर्मचारी है? क्वेश्चन पे ध्यान देना, कितने लोग सिविल कर्मचारी है। मैंने सिर्फ सिविल कर्मचारी की बात की है। तो हम ये देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? सिविल कर्मचारी को। तो मेरा क्वेश्चन था कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिविल कर्मचारी है। तो ये जो 1 है ये भी सिविल कर्मचारी के अंतर्गत आता है, 2 भी सिविल कर्मचारी के अंतर्गत आता है, 3 भी सिविल कर्मचारी के अंतर्गत आता है। तो मैंने केवल सिविल कर्मचारी नहीं बोला, ऐसे कितने लोग हैं जो सिविल कर्मचारी है, मतलब नॉर्मल कितने लोग सिविल कर्मचारी है। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6। तो आंसर कितना जाएगा? 6। अगर मैं ऐसा बोल देता कि कितने लोग नगर में रहने वाले हैं, कितने लोग नगर में रहने वाले, मतलब हम सारे के सारे उन लोगों को काउंट कर रहे हैं जो नगर में रहते हैं। तो यहाँ देखोगे तो सर्कल में जो लोग भी आ रहे हैं सर्कल के अंतर्गत वो सब के सब किस में रहते हैं? नगर में रहने वाले हैं। तो ये 3 भी नगर में रहने वाले हैं, 7 2 1 2 3 ये सब के सब नगर में रहने वाले। तो इन सभी को काउंट करते, 3 और 7 10 और 2 12 और 1 13, 13 और 2 15 और 3 कितना हो जाता है? 18। मतलब 18 लोग ऐसे हैं जो नगर में रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अगला क्वेश्चन मैं ये पूछ लेता आपसे कि ऐसे कितने लोग हैं, क्वेश्चन समझना थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो शिक्षित है और नगर में रहने वाले हैं। ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं जो शिक्षित है और नगर में रहने वाले हैं, मतलब शिक्षित भी होना चाहिए और नगर में रहने वाले भी होना चाहिए। पर क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, किंतु पुरुष ना हो, किंतु पुरुष ना हो। तो क्वेश्चन वापस से सुनो कि ऐसे कितने लोग हैं जो शिक्षित है और नगर में भी रहते हैं किंतु पुरुष नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो शिक्षित है, नगर में रहने वाले हैं किंतु पुरुष नहीं। तो ये पुरुष नहीं होना चाहिए, मतलब इस रेक्टेंगल के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। परंतु मैंने बोला शिक्षित भी है और नगर में रहने वाले भी है, तो वो आएगा ये 3। ये जो 3 है ना वो शिक्षित के अंतर्गत भी आ रहा है और नगर में रहने वाले के अंतर्गत भी आ रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं जो शब्द यूज़ कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, आप उसे बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं। अब हम देखते हैं इससे 5 से 8 10 समथिंग क्वेश्चन। ठीक है, उतने में आपकी समझ अच्छी हो जाएगी और आप हर एक चीज़ बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। हेलो, तो अगला ये आपके सामने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब ये क्वेश्चन है और ये आपको डायग्राम दिया है, उसके ये क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस इसे अच्छे से देखते आना चाहिए और लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन इधर है, हम 5 से 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं ना। तो पहले ये देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन, वह संख्या जो केवल छात्रों को बताती है। केवल छात्रों को बताती है मतलब ये छात्र है
ये वाले बेरोजगार है और त्रिभुज वाले नेता है। तो केवल छात्रों को बताने वाली बोला है, यहाँ पर स्पेशली इस चीज को नोटिस करना है, केवल छात्र। तो केवल छात्र कौन से हो जाएंगे 21, क्योंकि अगर हम 55 लेंगे तो वो बेरोजगार और छात्र दोनों के अंतर्गत आ जाएंगे। 11 अगर लेंगे तो वो नेता छात्र बेरोजगार तीनों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो उसने बोला केवल छात्र, तो केवल छात्र 21 है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्या, राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है छात्र नेता को बताने, देखो छात्र नेता दो अलग अलग चीजें हैं, छात्र भी हमारे पास और नेता। तो छात्र नेता को बताने वाली संख्या, मतलब जो छात्र भी है और नेता भी है, पर बेरोजगार की कहीं जिक्र नहीं हुआ है। मतलब सर्कल के अंतर्गत भी आना चाहिए और किसके अंतर्गत आना चाहिए, दूसरा नेता के अंतर्गत भी आना चाहिए। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ये छात्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेता को। तो देखोगे जो 11 कहीं दिख रहा है आपको, तो जो 11 है वो छात्र के अंतर्गत भी आता है, नेता के अंतर्गत भी आता है। बेरोजगार की तो कहीं बात ही नहीं करी है, तो कोई दिक्कत नहीं करी है तो उसको लेके चलना है, छोड़ना नहीं है। जब बोलेगा छोड़ने का कि बेरोजगार नहीं होना चाहिए तब ही छोड़ना है, और अगर उसकी बात ही नहीं करी तो उसको भी साथ में लेके चलना है। तो जो 11 लोग हैं वो छात्र भी है और नेता भी है, तो छात्र और नेता दोनों की बात हो रही थी। आगे देखोगे तो जो 14 लोग और दिख रहे हैं ना आपको ये वाले, तो ये जो 14 है वो साथ में छात्र भी है और नेता भी है। तो 11 और ये इतने कितने हो जाएंगे, 5 और 2 कितने हो गए 25। तो ऐसे 25 लोग हैं जो छात्र और नेता दोनों हैं। तो छात्र नेता को बताने वाली संख्या कौन सी है, 25। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, राइट आंसर। समझ पा रहे हैं आप लोग। आगे देखो कि बेरोजगार छात्र नेताओं की संख्या। तो देखो बेरोजगार तो है और वो साथ में क्या है, छात्र भी है। बेरोजगार है और साथ में छात्र भी है, और यहाँ नेता भी लिखा है। तो नेताओं की संख्या मतलब तीनों चीज होनी चाहिए, बेरोजगार भी होना चाहिए, छात्र भी होना चाहिए और नेता भी होना चाहिए। तो ऐसे 3 सर्कल 3 प्रकार की तो आकृति है, तो जो तीनों के अंतर्गत आए, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 11 दिखाई दे रहा है ना, ये 11 छात्र के अंतर्गत भी आता है, और यही 11 ये देखोगे तो रेक्टेंगल के अंतर्गत भी, मतलब बेरोजगार के अंतर्गत भी आ रहा है, और यही 11 ट्रायंगल के अंतर्गत भी आ रहा है, मतलब नेता के अंतर्गत भी आ रहा है। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 11 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, राइट आंसर है। समझ पा रहे होंगे, यहाँ कॉमा नहीं लगा, इसका ये मतलब नहीं कि वो एक ही आदमी है। तो यहाँ बेरोजगार छात्र नेता तीनों की संख्या को कौन बता रहा है, 11। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी सिंपल है, केवल नेता को बताने वाली संख्या। तो केवल नेता, तो केवल नेता, तो ये 11 जो है ना वो नेता है, 34 भी नेता है, 14 भी नेता है, परंतु जो 17 है ना वो फुल्ली नेतागिरी कर रहे हैं, बाकी कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि केवल नेता कौन से हो जाएंगे, 17। मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बेरोजगारों की संख्या। अब यहाँ पूछा है कि बेरोजगारों की संख्या कितनी है, तो ऐसा तो कहीं नहीं बोला ना कि बेरोजगारों की संख्या पूछी है, उसमें ना ही छात्र का वर्णन किया है, मतलब दर्शाया है, और ना ही नेता को। इसका मतलब जितने भी बेरोजगार है सबको काउंट करना है। तो बेरोजगार के अंतर्गत ये पूरे के पूरे आएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा बोल देता कि छात्र को छोड़ दो, छात्र नहीं होना चाहिए या फिर नेता नहीं होना चाहिए, तो हम उनको अलग करते लेते ही नहीं। मतलब परंतु हमसे सिर्फ बेरोजगार की बात करी, तो बेरोजगार के अंतर्गत जो आ रहे हैं ना सबको लेना है। मतलब 55 को भी लेना है, 55 को लेना है, 46 को भी लेना है, ठीक है, और 11 भी बेरोजगार के अंतर्गत आएंगे और 34 भी बेरोजगार के अंतर्गत आएंगे। काउंट करोगे तो 6 5 11 और 6 5 11 और 1 12 12 और 4 हो जाएंगे, 16 का 6 बचेगा 1 3 और 1 4 5 5 4 9 9 और 5 हो जाएगा कितना, 14। तो 146 ऐसे हैं जो क्या है, बेरोजगार है। तो 146 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, राइट आंसर। मतलब काफ़ी सिंपल तरीके से आप इस चीज़ को समझे होंगे। हम 5 से 6 क्वेश्चन और देखते हैं, जिसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। हेलो, तो अगला ये आपके सामने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब ये क्वेश्चन है और ये आपको डायग्राम दिया है, उसके ये क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस इसे अच्छे से देखते आना चाहिए और लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन इधर है, हम 5 से 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं ना। तो पहले ये देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन, वह संख्या जो केवल छात्रों को बताती है। केवल छात्रों को बताती है मतलब ये छात्र है, ये वाले बेरोजगार है और त्रिभुज वाले नेता है। तो केवल छात्रों को बताने वाली बोला है, यहाँ पर स्पेशली इस चीज को नोटिस करना है, केवल छात्र। तो केवल छात्र कौन से हो जाएंगे, 21, क्योंकि अगर हम 55 लेंगे तो वो बेरोजगार और छात्र दोनों के अंतर्गत आ जाएंगे। 11 अगर लेंगे तो वो नेता छात्र बेरोजगार तीनों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो उसने बोला केवल छात्र, तो केवल छात्र 21 है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्या, राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है छात्र नेता को बताने, देखो छात्र
नेता, दो अलग अलग चीजें हैं। छात्र भी हमारे पास और नेता, तो छात्र नेता को बताने वाली संख्या, मतलब जो छात्र भी है और नेता भी है, पर बेरोजगार की कहीं जिक्र नहीं हुआ है। मतलब सर्कल के अंतर्गत भी आना चाहिए और किसके अंतर्गत आना चाहिए, दूसरा नेता के अंतर्गत भी आना चाहिए। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ये छात्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेता को। तो देखोगे जो 11 कहीं दिख रहा है आपको, तो जो 11 है वो छात्र के अंतर्गत भी आता है, नेता के अंतर्गत भी आता है। बेरोजगार की तो कहीं बात ही नहीं करी है, तो कोई दिक्कत नहीं करी है तो उसको लेके चलना है, छोड़ना नहीं है। जब बोलेगा छोड़ने का कि बेरोजगार नहीं होना चाहिए तब ही छोड़ना है, और अगर उसकी बात ही नहीं करी तो उसको भी साथ में लेके चलना है। तो जो 11 लोग हैं वो छात्र भी है और नेता भी है, तो छात्र और नेता दोनों की बात हो रही थी। आगे देखोगे तो जो 14 लोग और दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, तो ये जो 14 है वो साथ में छात्र भी है और नेता भी है। तो 11 और ये इतने कितने हो जाएंगे, 5 और 2 कितने हो गए, 25। तो ऐसे 25 लोग हैं जो छात्र और नेता दोनों हैं। तो छात्र नेता को बताने वाली संख्या कौन सी है, 25। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा राइट आंसर। समझ पा रहे हैं आप लोग। आगे देखो कि बेरोजगार छात्र नेताओं की संख्या, तो देखो बेरोजगार तो है और वो साथ में क्या है, छात्र भी है। बेरोजगार है और साथ में छात्र भी है, और यहाँ नेता भी लिखा है। तो नेताओं की संख्या मतलब तीनों चीज होनी चाहिए, बेरोजगार भी होना चाहिए, छात्र भी होना चाहिए और नेता भी होना चाहिए। तो ऐसे 3 सर्कल, 3 प्रकार की तो आकृति है, तो जो तीनों के अंतर्गत आए, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 11 दिखाई दे रहा है ना, ये 11 छात्र के अंतर्गत भी आता है, और यही 11 ये देखोगे तो रेक्टेंगल के अंतर्गत भी, मतलब बेरोजगार के अंतर्गत भी आ रहा है, और यही 11 ट्रायंगल के अंतर्गत भी आ रहा है, मतलब नेता के अंतर्गत भी आ रहा है। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 11 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3rd क्या है, राइट आंसर है। समझ पा रहे होंगे, यहाँ कॉमा नहीं लगा, इसका ये मतलब नहीं कि वो एक ही आदमी है। तो यहाँ बेरोजगार छात्र नेता तीनों की संख्या को कौन बता रहा है, 11। मतलब ऑप्शन नंबर 3rd राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी सिंपल है, केवल नेता को बताने वाली संख्या। तो केवल नेता, तो केवल नेता, तो ये 11 जो है ना वो नेता है, 34 भी नेता है, 14 भी नेता है, परंतु जो 17 है ना वो फुल्ली नेतागिरी कर रहे हैं, बाकी कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि केवल नेता कौन से हो जाएंगे, 17। मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बेरोजगारों की संख्या। अब यहाँ पूछा है कि बेरोजगारों की संख्या कितनी है, तो ऐसा तो कहीं नहीं बोला ना कि बेरोजगारों की संख्या पूछी है, उसमें ना ही छात्र का वर्णन किया है, मतलब दर्शाया है, और ना ही नेता को। इसका मतलब जितने भी बेरोजगार है सबको काउंट करना है। तो बेरोजगार के अंतर्गत ये पूरे के पूरे आएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा बोल देता कि छात्र को छोड़ दो, छात्र नहीं होना चाहिए या फिर नेता नहीं होना चाहिए, तो हम उनको अलग करते लेते ही नहीं। मतलब परंतु हमसे सिर्फ बेरोजगार की बात करी, तो बेरोजगार के अंतर्गत जो आ रहे हैं ना सबको लेना है। मतलब 55 को भी लेना है, 55 को लेना है, 46 को भी लेना है, ठीक है, और 11 भी बेरोजगार के अंतर्गत आएंगे और 34 भी बेरोजगार के अंतर्गत आएंगे। काउंट करोगे तो 6 5 11 और 6 5 11 और 1 12 12 और 4 हो जाएंगे, 16 का 6 बचेगा 1 3 और 1 4 5 5 4 9 9 और 5 हो जाएगा कितना, 14। तो 146 ऐसे हैं जो क्या है, बेरोजगार है। तो 146 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। मतलब काफ़ी सिंपल तरीके से आप इस चीज़ को समझे होंगे। हम 5 से 6 क्वेश्चन और देखते हैं, जिसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, जो चीज़ें बची है उसे हम प्रैक्टिस सेट के साथ ले लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए हम इसे यहीं रोक रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन ना ले, जो मैं PDF सेंड करूँगा आप उनमें से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आए तो मेरा WhatsApp नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि लेक्चर में कुछ और सुधार होना चाहिए, कुछ चीज़ें और ऐड होनी चाहिए, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर दीजिए इसी वीडियो के जहाँ कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसे पढ़कर आने वाले वीडियो में बिल्कुल वो चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आएँ तो चैनल सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।